अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट का। ये सेक्शन 19 से सेक्शन 35 तक जाता है। बहुत इजी चैप्टर है ये। सो इसकी लैंग्वेज मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ हल्का हल्का आपको समझा दूंगा कि इन सेक्शंस में है क्या। कुछ सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये रूटीन की बातें इसमें बताई गई हैं। जैसे सेक्शन 19 सबॉर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि जितने भी ऑफिशियल एक्ट्स होंगे, ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, उनमें एक रेवेन्यू ऑफिसर जिसका वो सबॉर्डिनेट है, उसकी डायरेक्शन और उसके कंट्रोल में रह करके वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। सिंपल इज़ दैट। यानी जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसका जो भी सीनियर है उसकी टेरिटरी में, उस इलाके में वो उसका सबॉर्डिनेट है और अपने उस सीनियर ऑफिसर की डायरेक्शन और कंट्रोल के मुताबिक उसने अपने ऑफिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने। अब इसके बाद सेक्शन 20, इसमें पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर्स। यानी जहाँ पे भी इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में किसी ख़ास मैटर से रिलेटेड कि रेवेन्यू ऑफिसर्स ने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, क्या प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, वो प्रोसीजर्स अगर तो इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं बताए गए तो उनसे रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे। अब वो रूल्स कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसकी परमिशन से वो ये रूल्स बनाएगा? ऑब्वियसली वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के बाद इस किस्म के रूल्स बनाएगा, जो कि किसी आरओ के प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं जो कि इस एक्ट में बताए ना गए हों। लेकिन ये रूल्स यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, यानी इसके अकॉर्डिंगली ही ये रूल्स बनाए जाएंगे। ये फर्दर वो बता रहे हैं इसी के सब रूल 2 में कि ये जो रूल्स बनाए जा सकते हैं वो बनाए जा सकते हैं इन्फोर्सिंग इजेक्टमेंट, यानी इजेक्टमेंट पिटीशंस किसी को निकालने के लिए उसके प्रोसीजर्स अगर कहीं पे नहीं बताए गए तो वो बना सकते हैं। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अगर कोई प्रोसीजर्स, कंटेम्प्ट्स, फिर रेजिस्टेंस अगर कोई कर रहा है। सो ये इस किस्म की बातें हैं कि बस हमने ज़हन में ये रखना है कि रूल्स कौन बना सकता है अगर प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड ना हो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन उसके साथ उस पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। अब ये थर्ड वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब रूल 3 इसका। अब इसमें कहते हैं सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन a revenue officer may refer any case which is empowered to dispose of under this act to another officer subordinate to him for investigation and report। हम वैसे प्रैक्टिस में भी यही देखते हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, वो किसी केस को डील कर रहा है तो वो अपने से सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर के पास उस केस को भेज सकता है और उसको कह सकता है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करो, इस पे इंक्वायरी करके लेके आओ, मुझे रिपोर्ट जमा करवाओ। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास कोई केस है वो अपने से सबॉर्डिनेट के पास उस केस को रेफ़र कर सकता है कि भाई इस पे इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। एंड मे डिसाइड द केस अपॉन सच रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे वो उस केस को डिसाइड कर सकता है। लेकिन ऐसे भी नहीं होगा कि उसने रेफ़र किया इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिपोर्ट उसने सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने बना के दे दी तो जिसके पास केस था उसने उस रिपोर्ट को देख के फ़ैसला कर दिया। नहीं, इवन देन रिपोर्ट आ गई है, उसने दोनों पार्टीज़ को सुनना है, सुन के उसने फ़ैसला देना है। आगे ये कह रहे हैं आफ्टर गिविंग द पार्टीज़ कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि रिपोर्ट आई फैसला दे दिया, इवन देन उनको सुनना पड़ेगा। पर्सन्स बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशंस मे बी मेड बिफोर एंड टू द रेवेन्यू ऑफिसर, कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को कौन से लोग जाके कोई एप्लीकेशंस वगैरह दे सकते हैं। सिंपल सी बात, इसमें एक बात तो पार्टीज़ जिनका मैटर हो वो जाके एप्लीकेशंस दे सकती हैं, या उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स जाके एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं, या फिर जो लीगल प्रैक्टिशनर उनके वकला है वो जाके दे सकते हैं। अब यहाँ पे साथ एक प्रोवाइजो ऐड की गई है 21 के सब रूल 1 में, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑथराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सक्यूज द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अ पार्टी to any case in which personal attendance is specially required by an order of the revenue court। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो पार्टीज़ अपीयर हो सकती हैं किसी अपने ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू या लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर ने पर्सनली किसी को पार्टी को कहा हो कि आपने पर्सनली अपीयर होना है तो वहाँ पे वो ये एक्सक्यूज़ दे दें कि नहीं जी हम तो अपने लीगल ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू नहीं। जहाँ पे पर्सनली किसी पार्टी को बुलाया जाएगा
रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, वहाँ पे उनको पर्सनली अपीयर भी होना पड़ेगा। अब इसमें सब रूल 2 में 21 के में सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि जो वकला की फ़ीस वगैरह पे करनी है ना किसी पार्टी ने, उसको एज़ कॉस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता कि जी मेरा इतना ख़र्चा हो गया, मैंने इतनी वकील को फ़ीस दिया, मुझे दूसरी पार्टी से ये भी लेके दिया जाए, अगर केस उसकी फेवर में हो रहा है तो एज़ उसको कॉस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये यहाँ पे फिर फर्दर साथ आगे ये भी कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर को अगर लगता है कि इस बेचारे का केस बड़ा ठीक था और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इसको वकील की फ़ीस भी दिलवानी चाहिए, तो फिर वो उस सूरत में वो ये ऑर्डर भी कर सकता है कि वकील की फ़ीस भी एज़ कॉस्ट कर दे। सेक्शन 22 पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कोर्ट समन इशू करती है ना, प्लेंट फाइल किया, फिर समन इशू हो गया, दूसरी पार्टी को इंटीमेट नहीं करना, सेम लाइक ये यहाँ पे पावर्स रेवेन्यू ऑफिसर के पास भी हैं कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकता है कि आओ आके कोई एविडेंस वगैरह दो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके पास, वो प्रोड्यूस करो। सो ये किसी भी पर्सन को रेवेन्यू ऑफिसर समन कर सकता है। अब इसमें सब रूल 2 में कहा गया कि जिस टाइम और प्लेस पे बुलाया है ना उस रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी पर्सन को समन के थ्रू, तो वो बाउंड है कि वो वहाँ पे जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि वो इनकार कर दे। अब रेवेन्यू ऑफिसर भी अगर समन करेगा तो जिसको किया गया, जिस टाइम एंड प्लेस के पे उसको बुलाया गया, ड्यूटी बाउंड है, उसने जाना है। सेम लाइक अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी को समन किया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो वो भी ड्यूटी बाउंड है कि वो डॉक्यूमेंट्स को लेके आएगा। अब सेक्शन 23 में ये कहा गया कि ये समन जो होंगे इन राइटिंग होंगे, यानी ऑब्वियसली ज़बानी कलामी नहीं होंगे, और ये जिस पर्पज़ के लिए दिए जाएंगे वो भी इन पे मेंशन होगा, इनको साइन भी करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, और अगर उसको कोई सील वगैरह भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई यानी मोहर वगैरह भी, तो वो भी साथ उसके लगाई जाएगी। सो समन हो गया। फिर मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, देखें पहली बात यहाँ पे भी जो समन इशू किए जा रहे हैं किसी पर्सन को, पहली कोशिश तो ये होगी कि उसको इन पर्सन उनकी तमील करवाई जाए। अगर वो नहीं हो सकती तो फिर ऑथराइज्ड एजेंट, और अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर एडल्ट मेल मेंबर, उसकी फैमिली का, जहाँ पे वो रह रहे हैं जिस घर में वो रहता है उसकी फैमिली का कोई एडल्ट मेल मेंबर होगा, उस पे इसकी सर्विस करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे पंजाब ने एक एडिशन कर दी थी, पंजाब के हद तक उन्होंने कहा था अडल्ट मेंबर, उन्होंने मेल का वर्ड निकाल दिया कि चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर वो एडल्ट कोई उसका फैमिली मेंबर है तो उस पर भी सर्विस करवाई जा सकती है। सब रूल 2 में सेक्शन 24 के में ये कहा गया कि अगर इस तरह से सर्विस मुमकिन ना हो, या फिर वो जिस पर्सन को समन जिसके नाम इशू किया गया है वो उनको लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तमील वगैरह नहीं कर रहा, तो इस सूरत में क्या होगा, उसकी कॉपी को फिक्स कर दिया जाएगा उसकी रेजिडेंस पे। अच्छा, सब रूल 3 में ये कहा गया, यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ रखी गई है कि अगर काफ़ी सारे पर्सनस हो ना जिनका सेम इंटरेस्ट हो उस मैटर में और समन इशू करने हो, और ऐसा लगता हो कि उनमें से कुछ लोगों पे पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उन पे सर्विस हो सकेगी समन की, तो फिर इस सूरत में क्या हो, मैं इसको पढ़ देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है 22 का सब रूल 3। द पर्सनस 24 का सब रूल 3, इफ़ द समन्स रिलेट्स इन अ केस इन विच पर्सनस हैविंग सेम इंटरेस्ट, ऐसे पर्सनस हों जिनका सेम इंटरेस्ट हो, आर सो न्यूमरस, काफ़ी ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस वो 20 बंदे हैं 40 बंदे हैं, सेम इंटरेस्ट है, that the personal service on all of them is not reasonably practicable, उन सारों पे पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी सर्विस करवाई जा सकती है पर्सनल सर्विस। It may, if the revenue officer so direct, be served by the delivery of a copy thereof of such of those persons as a revenue officer nominates in this behalf। यानी फॉर इंस्टेंस 30 बंदों का सेम इंटरेस्ट है केस का, अब पॉसिबल नहीं है कि उन सारों पे पर्सनल सर्विस करवाई जा सकती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उनमें से कुछ पर्सनस को नॉमिनेट कर देगा, उन पे पर्सनल सर्विस करवाई जाएगी, और बाकियों के लिए क्या करेगा, एंड बाई प्रोक्लेमेशन ऑफ द कंटेंट्स देयर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर पर्सनस इंटरेस्टेड, बाकियों के लिए वो प्रोक्लेमेशन का तरीका अडॉप्ट कर लेगा। कुछ के लिए पर्सनल सर्विस के लिए उनको नॉमिनेट करेगा, उन पे पर्सनल सर्विस हो जाएगी, बाकियों के लिए प्रोक्लेमेशन का। अच्छा, ये जो प्रोक्लेमेशन का तरीका है ये
इसको इन एडिशन टू इसके साथ या सब्स्टिट्यूशन रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह वो भी की जाएगी। और सब रूल 5 में यही था कि जैसे यहाँ पे प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि जैसे लेटर की डिलीवरी वगैरह होती है जितने टाइम में वो होती है, उसी तरह इसकी भी सर्विस वगैरह हो गई है। सो ये समन्स की सर्विस के मोड्स ऑफ सर्विस बताए गए हैं इसमें। अच्छा, सेक्शन 25 मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ, यानी अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई नोटिस भेजना है या कोई ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन किसी बंदे के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी वगैरह उसने भेजनी है, तो उसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 25 में कहा गया कि जैसे समन की सर्विस करवानी है ना, इसी तरीके से सेक्शन 24 की तरह ही जैसे समन की सर्विस करवानी है उसी तरह इस नोटिस की या ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन वगैरह इनकी सर्विस भी करवाई जाएगी। और अगर यहाँ पे ये भी ऐड किया गया कि अगर तो कोई नाम वगैरह की गलती हो गई हो उस डॉक्यूमेंट में, उस ऑर्डर में, उस नोटिस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली पार्टी ये क्लेम करना शुरू कर दीजिए कि मेरा नाम गलत लिखा है या मेरा ओहदा कोई गलत लिख दिया गया है। ये छोटी छोटी एक्सक्यूज़ नहीं मानी जाएंगी। इस वजह से सिर्फ वो नोटिस या ऑर्डर वगैरह जो है वो उसको वॉइड नहीं करार दिया जा सकता। सेक्शन 26 बड़ा सिंपल सा है, मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, यानी ये प्रोक्लेमेशन किन तरीक़ों से की जाएगी। पब्लिकेशन के थ्रू हो सकती है, फिर वो ड्रम बीटिंग के थ्रू, वो ये पुराना तरीका है गांव वगैरह में, पहले वो ड्रम्स वगैरह बजा के ऐलान वगैरह किए जा सकते, तो इस तरीके से हो सकती है। अदर कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जो भी और कोई रिवायाती तरीके हैं कोई ऐलान वगैरह करने के, उनको अडॉप्ट किया जाएगा। फिर कॉपीज़ वगैरह भी लगाई जाएंगी। तो ये मोड्स के तरीके, इसके मोड्स बताए गए हैं प्रोक्लेमेशन के। सेक्शन 27, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशल इंक्वायरीज, यानी ये जो भी इंक्वायरीज वगैरह करेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स ही होंगी। Every inquiry under this act shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of section 193, 219 and 280, 228 of the Pakistan Penal Code 1860, and the revenue officer holding an inquiry shall be deemed to be a court for the purpose of such inquiry। कि ये जो इंक्वायरी कोई भी करनी है ना रेवेन्यू ऑफिसर ने, वो यही समझा जाएगा ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स है। प्लस वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको ये समझा जाएगा कि वो कोर्ट की पावर्स है उसके पास। अच्छा, दूसरा सब रूल इसका 2 कह रहा है, एवरी हियरिंग एंड डिसीजन इन सच इंक्वायरी शेल इन पब्लिक, यानी ओपन पब्लिक में ये डिसीजन किया जाएगा। जैसे अदालत लगती है, अवाम वहाँ पे आ जा सकती है, पब्लिक में फ़ैसला होता है, सेम लाइक यहाँ पे भी हियरिंग जो भी होनी है और जो भी फ़ैसला होना है वो पब्लिक में होना है। एंड द पार्टीज़ और देयर ऑथराइज एजेंट्स शेल हैव ड्यू नोटिस टू अटेंड, और उनको नोटिस वगैरह दिया जाएगा कि जी इस डेट पे हेयरिंग वगैरह है तो आप आ जाओ। सो ये जो इंक्वायरीज़ वगैरह है जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास पावर्स जो होंगी वो कोर्ट की होंगी और इनमें ओपन पब्लिक में हो। अच्छा, 28 में कह रहे हैं लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये गवर्नमेंट ने बताना होता है कि सूबे के किसी पार्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वही लैंग्वेज वगैरह यूज़ की जाती है, पर नॉर्मली ये उर्दू में ही होती हैं। 29 अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट्स। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं जो डिफ़ॉल्टर होगा ना, जिसके ज़िम्मे वाजिबात होंगे, उसने रेवेन्यू पे नहीं किया, वो डिफ़ॉल्टर बन गया, तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो उसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि वो उसके वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू करेगा। ऐसे ही नहीं उसको जाके पुलिस ने पकड़ के ले आना है। वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए जाएंगे रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, फिर उसकी अरेस्ट होगी। सेक्शन 30, अब यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर अपॉन एनी लैंड्स और प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स, यानी यहाँ पे पावर दी जा रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स है ना, वो किसी भी ज़मीन पे, किसी भी लैंड पे मेजरमेंट करने के लिए, डिमार्केशन करने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, बाउंड्री मार्क्स वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह करने के लिए, ये जितने भी काम दिए गए ना, इनके लिए वो किसी भी लैंड पे लॉफुली एंटर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेजरमेंट करने आ रहा है तो लोग उसको कहे कि आप हमारी ज़मीन पे एंटर नहीं हो सकते। यहाँ पे ये पावर दी गई है कि वो इन कामों के लिए एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोवाइजो साथ दी गई हैं, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट
नो प्रेमिसेस यूज्ड एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी ये नहीं हो सकता कि फिर वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो घरों में ही घुसना शुरू कर दे, ये प्रोवाइजो साथ लगा रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट नो प्रेमिसेस यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग शैल बी एंटर्ड अपॉन एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द ऑक्यूपायर, यानी कंसेंट के साथ रेवेन्यू ऑफिसर किसी ऐसी जगह पे एंटर हो सकता है जो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, रहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही है, और विदाउट सर्विंग on the occupier a notice of not less than 7 days in the prescribed form। और एक तो कंसेंट लेनी है, कंसेंट के लिए भी 7 दिन पहले नोटिस देना है कि भाई मैंने आपकी इस लैंड पे आना है फ़लाँ फ़लाँ काम करने के लिए, सो यहाँ पे कंसेंट लेनी ज़रूरी है, उसके लिए भी 7 दिन पहले नोटिस देना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रीजुडिस टू, अब यहाँ पे जो मसाजिद वगैरह या जो कोई भी गिरजाघर वगैरह है उनका लिए वो कहते हैं ख़ास एहतराम किया जाना है, अगर एंटर वगैरह भी होना है तो उसके। सेक्शन 31 प्लेस ऑफ सिटिंग। अब इसमें ये सिंपल सी बात की गई है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसमें असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड उसको निकाल के जो कोई भी दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर है ना, जो कोई भी उसकी जुरिस्डिक्शन में लिमिट्स हैं, जो कोई भी उसकी जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स, वहाँ पे जाके वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन जो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड है वो अपने ज़िले में पूरे में जहाँ पे भी वो जाके अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है। 32 में प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज़ की, अगर हॉलीडेज़ हैं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई संडे है, कोई ईद है, उस दिन अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने बैठ के कोई फ़ैसला कर दिया तो क्या वो इनवैलिड होगा? नहीं जी, ऐसे नहीं है, वो जो भी फ़ैसला देगा वो माना जाएगा। देखें, एनी प्रोसीडिंग्स हेल्ड बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट ऑन अ डे नोटिफाइड एज अ हॉलीडे shall not be invalid by the reason of such proceedings having been held on that day। तो इस वजह से वो इनवैलिड उसका फ़ैसला नहीं हो जाएगा या प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी कि उसने तो छुट्टी वाले दिन काम कर लिया। सील्स अब इनकी गवर्नमेंट ने बनानी होती हैं। सेक्शन 34 कॉस्ट का, रेवेन्यू ऑफिसर जो भी कॉस्ट उसको मिलती है वो तकसीम वगैरह कर सकता है। 35 पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पर्सन को समन, नोटिस, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन के ज़रिए किसी को इन्फॉर्म किया गया हो कि आपने इस टाइम पे इस जगह पे आना है, और अगर वो फिर भी नहीं आता, वो कंप्लाई नहीं करता इन डायरेक्शंस के साथ, तो क्या होगा? उसको 500 रुपये तक का जुर्माना हो जाएगा। बहुत उस पर उसको हैवी कॉस्ट दी जाएगी, उसको वो 500 रुपये का उसको जुर्माना किया जाएगा। तो ये बड़ा ईजी सा चैप्टर था, इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।